हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कर भार का सिद्धांत या इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। किसको कहते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन या कर भार क्या है। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम कि कर भार का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, कराघात या कर का दबाव क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, कर दबाव तथा कर भार में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। फिर लेंगे कर भार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। और फिर लेंगे कर भार तथा कर के प्रभाव में अंतर। एक होता है कि कर का भार और एक होता है इंसिडेंस और एक होता है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इन दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरह से हम ये 5 चीजें आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कर भार का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। कर भार का अर्थ होता है प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लिया जाता है। प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से अभिप्राय कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से है जो नागरिकों से एकत्र की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रिक भार वह भार है जो करदाता प्रत्यक्ष रूप से देता है और अप्रत्यक्ष भार वह जिसका संबंध करदाता से नहीं होता है। जो व्यक्ति अंतिम रूप से कर का भार उठाता है उस पर कर के मौद्रिक भार को कर भार कहा जाता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ कि कर भार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अंतिम रूप से कर के मौद्रिक भार को वहन करता है, जो व्यक्ति उस कर के भार को प्रत्यक्ष जो मौद्रिक भार है उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे उस कर का जो मौद्रिक मूल्य है उसको वहन करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति अंतिम रूप से, जैसे हम लेंगे कि कर विवर्तन में क्या होता है कि कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस बिंदु पर कर के भार को शिफ्ट करना संभव नहीं है वो बिंदु होता है कर भार। तो जो व्यक्ति अंतिम रूप से कर के भार को उठाता है, कर का भार मतलब उसके मौद्रिक भार को उठाता है, उसको हम कहते हैं कर भार, मतलब उस व्यक्ति पर कर भार पड़ेगा। अब लेते हैं कराघात या कर का दबाव। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो आरंभ में सरकार को कर देता है। अन्य शब्दों में जो व्यक्ति कर की रकम सर्वप्रथम सरकार को अदा करता है वही उस कर को वहन करता है। अतः कराघात किसी कर को उस व्यक्ति पर लगाने का तात्कालिक परिणाम है जो कि उसे सर्वप्रथम अदा करता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रारंभिक रूप से जो मतलब सरकार को कर जो है उसका मौद्रिक मूल्य का भुगतान करेगा। जैसे उत्पादक पर कर लगा तो उत्पादक क्या करेगा, उस कर की राशि को सरकार को देगा। वो जितनी भी कर की राशि है उत्पादक पर लगी है, उत्पादक उस कर की राशि को सरकार को अदा करेगा। अब ये बात अलग है कि उस कर की राशि को वो उपभोक्ता पर शिफ्ट कर देता है, लेकिन जो आरंभ में मतलब देगा कौन, भुगतान वो उपभोक्ताओं से लेकर कीमत को बढ़ाएगा, उपभोक्ताओं से उस कर को वसूल करेगा, लेकिन अदा वही करेगा। उत्पादक पर लगा है तो वही सरकार को उस कर को अदा करेगा। तो इसे हम कहते हैं कराघात या कर का दबाव, कि जो व्यक्ति उस कर को आरंभ में सरकार को भुगतान करता है, चाहे बाद में वो उसको शिफ्ट कर दे, लेकिन आरंभ में प्रारंभिक या यूं कहें कि प्रारंभिक रूप से जिस व्यक्ति पर कर का भार पड़ता है, प्रारंभिक रूप से जिस पर सरकार कर लगाती है या जो सरकार को कर अदा करेगा, उस रकम को, मौद्रिक मूल्य को अदा करेगा, चाहे वास्तव में उसने उसको वहन किया या ना किया वो अलग बात है, लेकिन वो जो प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम सरकार को वो मौद्रिक मूल्य अदा करेगा उसे हम कहेंगे कराघात या कर का दबाव। अब हम लेते हैं कर दबाव तथा कर भार में अंतर। कर भार हमने लिया, कर भार का मतलब क्या होता है, कर भार का मतलब होता है कि जिस राशि को जब हम कर विवर्तन करते हैं तो अंतिम रूप से जिस व्यक्ति पर कर की का मौद्रिक मूल्य जो पड़ता है, कर का भार पड़ता है, उसे हम कर भार कहते हैं। तो कर दबाव क्या हुआ, जिस पर आरंभिक या शुरू में जो कर लगाया जाता है, तो आरंभिक भार जिस पर पड़ता है मतलब जो व्यक्ति उसको भुगतान करे या ना करे, पर आरंभ में उस पर सरकार कर लगाती है और वही उस कर को सरकार को अदा करता है। लेकिन अंतिम रूप से जिस पर कर का भार पड़ता है वो कहलाता है कर भार। तो अब लेते हैं कर भार तथा कर के दबाव में अंतर क्या है।
कर दबाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कर की राशि का भुगतान करता है, जबकि कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से उस भार को वहन करता है। जैसे हमने वस्तु की कीमत के रूप में लिया कि कर लगा उत्पादक पर, तो प्रथम कर का दबाव किस पर पड़ा? उत्पादक पर, क्योंकि उत्पादक जो है उस कर की राशि का भुगतान करेगा, जबकि उसने किया क्या? उस कर को कीमत बढ़ाकर शिफ्ट कर दिया उपभोक्ताओं पर। तो अंतिम रूप से कर किसने वहन किया? उपभोक्ता ने। तो कर का भार किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता पर। तो कर का दबाव किस पर पड़ा? उत्पादक पर, क्योंकि शुरू में सरकार ने उस पर कर लगाया। लेकिन कर का भार किस पर पड़ा? उपभोक्ता पर। तो कर का दबाव तो उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कर की राशि का भुगतान करता है, और कर का भार किस पर पड़ता है? जो अंतिम रूप से उस भार को वहन करता है। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा है, कर का दबाव और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों पर भी। यदि हम आयकर की बात करें या प्रत्यक्ष करों की जिनकी बात करें, तो आयकर में क्या होगा? कर का दबाव भी आरंभिक रूप से जो सरकार को अदा करेगा वो भी वही व्यक्ति होगा, और अंतिम रूप से भी वही व्यक्ति उस कर के भार को वहन करेगा। मतलब कर का दबाव भी, भुगतान भी वही कर रहा है, और अंतिम रूप से उस भार को भी वही वहन कर रहा है। तो कर का दबाव और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर भी पड़ सकते हैं और अलग अलग भी। जैसे अप्रत्यक्ष करों में वो अलग अलग व्यक्ति पर भी पड़ सकते हैं। कर दबाव का तात्पर्य सरकार को किए गए कर राशि के मौद्रिक भुगतान से है, जबकि कर भार से अभिप्राय कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लगाया जाता है। तब कर का दबाव तो क्या है? जो राशि सरकार ने कर के रूप में लगाई थी उसका जो मौद्रिक भुगतान व्यक्ति करता है, तो वो तो कर का दबाव हुआ कि उत्पादक पर सरकार ने 1000 रुपए कर लगाया और उस उत्पादक ने 1000 रुपए उसको भुगतान कर दिए सरकार को, तो ये तो हुआ उसका कर का दबाव। जबकि कर का भार क्या होगा? कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से, मतलब वो भुगतान तो उत्पादक ने किया लेकिन उसका प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसने वहन नहीं किया, उसने उस कर को शिफ्ट कर दिया उपभोक्ताओं पर। इसलिए उपभोक्ता ने क्या किया? कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को वहन किया। तो इसलिए कर का दबाव क्या हुआ? जो सरकार को कर की राशि का मौद्रिक भुगतान करता है, जबकि कर भार जो है जो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार वहन करता है। कराघात अर्थात कर का दबाव कर का प्रारंभिक भाग है, जबकि करापात अर्थात कर भार उसका अंतिम भाग है। कराघात तो प्रारंभिक है, जबकि कर भार जो है वो अंतिम है। कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसे किसी दूसरे पर टाल नहीं सकता, और कर दबाव उसे कर का दबाव निश्चित रूप से सहन करना पड़ता है। ठीक है। कर भार जैसे कि हमने कहा कि विवर्तन जहां पर खत्म हो जाता है, कर विवर्तन जिस बिंदु पर समाप्त हो जाता है वो बिंदु कर भार होता है। तो कर भार जिस भी व्यक्ति पर लगेगा वो व्यक्ति किसी दूसरे पर उसको टाल नहीं सकता, उसको निश्चित रूप से उस भार को वहन करना पड़ेगा। कराघात से बचना अवैधानिक है, जबकि करापात से बचने के लिए प्रयत्न करना संविधान के अनुसार है ना। कराघात मतलब कराघात जिस पर व्यक्ति पर पड़ रहा है, यदि कराघात से वो बचता है तो अवैधानिक है, जबकि जिस पर शिफ्ट किया गया है वो उससे बचने का यदि प्रयत्न करता है तो ये वैधानिक है। तो ये हुआ कराघात और करापात के दबाव में अंतर। अब हम लेते हैं कर भार का वर्गीकरण। कर भार का वर्गीकरण करने के लिए इसको हमने वैसे तो 4 भागों में बांट सकते हैं, पर हमने लिए 2 भाग, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार तथा अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार। और प्रत्यक्ष वास्तविक भार और अप्रत्यक्ष वास्तविक भार, मतलब कहने का मतलब 2 भागों में बांटा, एक मौद्रिक भार और एक वास्तविक भार। मौद्रिक भार का मतलब जो मुद्रा के रूप में भार हमें दिखाई देता है कि 1000 रुपए सरकार ने टैक्स लगाए, तो ये मौद्रिक भार हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है कि इतनी मुद्रा हमें कर के रूप में सहन करनी है। परंतु इसका वास्तविक भार क्या होगा कि इस 1000 रुपए कर का भुगतान करने से हमें 1000 रुपए के बराबर वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा, तो वो हुआ उसका वास्तविक भार। तो अब हम लेते हैं कि मौद्रिक भार भी 2 तरह के हैं, एक प्रत्यक्ष मौद्रिक भार और एक अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार। तो पहले हम लेते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्या होता है। प्रत्यक्ष मौद्रिक भार तब कहा जाएगा जब करदाता पर कर का भार प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, अर्थात उसकी जेब से कर की राशि सरकारी कोष में जमा होती है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा उस पर पड़ रहा है। जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया वो व्यक्ति कर का भार जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दे रहा है। जिस भी व्यक्ति पर सरकार ने कर लगाया तो
जिस पर वो मुद्रा मुद्रा जिसकी जेब से निकलेगी, जिसकी जेब से, जिसकी आय से उस कर का भुगतान किया जाएगा, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार तो उस पर लगेगा। इसके विपरीत जब कर लगने से वस्तु का मूल्य कर की राशि से अधिक बढ़ जाता है और उसे वस्तु के मूल्य के साथ वसूल किया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार कहा जाता है। यदि मान लो उत्पादक जो है वो स्वयं ही उस कर की राशि को वहन करे और सरकार को जमा करे तो वो तो हुआ प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। परंतु यदि उत्पादक ने कर की राशि के बराबर कर वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया और उस मूल्य को जो है उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया तो इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार। मतलब मौद्रिक भार तो उसने सरकार को जमा तो किया कर, लेकिन वो कर जो है उपभोक्ताओं से वसूल करके किया। अब हम लेते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक भार तथा अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। जैसा कि मैंने कहा मौद्रिक भार का मतलब क्या होता है, जो कर की राशि मुद्रा के रूप में सरकार को दी जाती है, सरकारी कोष में जमा की जाती है, वो तो होता है मौद्रिक भार। वास्तविक भार का मतलब क्या हुआ कि उस मुद्रा की राशि को, क्योंकि कर जो है व्यक्ति की आय से जाता है, तो आय का कुछ भाग जो सरकार के पास चला गया कर के रूप में, तो उस आय की जो हानि हुई उसके कारण से व्यक्ति को जो त्याग करना पड़ा, उसको जो कष्ट उठाना पड़ा, या यूं कहें कि उसकी जितनी वस्तुओं की मात्रा में कटौती हुई या उसके आर्थिक कल्याण में जो कमी हुई वो कहलाता है वास्तविक भार। तो एक होता है प्रत्यक्ष वास्तविक भार और एक होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। प्रत्यक्ष वास्तविक भार का अर्थ आर्थिक कल्याण के उस भाग से लगाया जाता है जो किसी उपभोक्ता को कर का भुगतान करने के कारण सहन करना पड़ता है। मतलब जब व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करता है तो हम कहते हैं कि उसका आर्थिक कल्याण हो रहा है। आर्थिक कल्याण का संबंध किससे लेते हैं, वस्तुओं की मात्रा से, कि कितनी मात्रा का, कितनी वस्तुओं की मात्रा का व्यक्ति उपभोग कर रहा है। तो जब व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग कर के रूप में भुगतान कर देता है तो कुछ वस्तुओं की उसमें उपभोग में उसे कटौती करनी पड़ती है। तो ये कहते हैं कि आर्थिक कल्याण का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष वास्तविक भार का अर्थ है आर्थिक कल्याण के उस भाग से जो किसी उपभोक्ता को कर का भुगतान करने के कारण सहन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी दशा में उपभोक्ता उस वस्तु पर पहले से अधिक खर्च करता है जिसके कारण उसका त्याग बढ़ जाता है। त्याग की ये जो मात्रा है इसको प्रत्यक्ष वास्तविक भार कहते हैं। ठीक है, समझ आया कि प्रत्यक्ष वास्तविक भार क्या हुआ कि एक तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक भार का संबंध किससे है, आर्थिक कल्याण से, कि आर्थिक कल्याण में कितनी कमी हो रही है। आर्थिक कल्याण में कमी का संबंध किससे है, उपभोग से, कि व्यक्ति ने कितनी वस्तुओं का उपभोग किया या उसके उपभोग में कितनी कटौती हुई। तो जब सरकार कर लगाती है और वो उत्पादक पर कर लगाती है और उत्पादक उस कर को उपभोक्ता पर शिफ्ट कर देता है वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर, तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ने के कारण वो व्यक्ति जो है उस वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएगा या उस वस्तु पर ज्यादा खर्चा करेगा। दो ही वजह हो सकती है, या तो उसे यदि वस्तु की मात्रा उतनी चाहिए तो उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उस ज्यादा मूल्य को चुकाने के कारण उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि उसकी आय तो सीमित है। तो ऐसी स्थिति में उसको जो त्याग करना पड़ेगा वो त्याग की मात्रा जो है प्रत्यक्ष वास्तविक भार कहलाती है। अब है अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। अप्रत्यक्ष वास्तविक भार वह है जब कर लगने पर वस्तु का मूल्य बढ़ता है और उपभोक्ता पहले की अपेक्षा कम वस्तु का उपयोग करने लगता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में जो कमी आती है उसे परोक्ष वास्तविक भार कहा जाता है। तो जब कर लगने से उस वस्तु पर उसने ज्यादा खर्चा किया, पहले से ज्यादा खर्चा किया, तो उसका त्याग बढ़ा, तो वो तो हुआ प्रत्यक्ष वास्तविक भार। और उस वस्तु के मूल्य के बढ़ने के कारण उस वस्तु का वो पहले की अपेक्षा कम उपभोग कर पा रहा है, तो उसके कारण से उसकी संतुष्टि में जो कमी आई वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष वास्तविक भार या परोक्ष वास्तविक भार। तो ये हुआ कर भार का वर्गीकरण, कि कर भार को दो भागों में बांटा, एक मौद्रिक भार और एक वास्तविक भार। फिर मौद्रिक भार जो मुद्रा के रूप में कर की राशि सरकार के कोष में जमा की जाती है, और वास्तविक भार का मतलब है आर्थिक कल्याण या उपभोक्ता की संतुष्टि में जो कमी आती है वो वास्तविक भार है। फिर मौद्रिक भार भी दो तरह का है, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार और अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार। और वास्तविक भार भी दो तरह का है, प्रत्यक्ष वास्तविक भार और अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। तो ये हुआ कर भार का वर्गीकरण। अब हम लेते हैं कर भार तथा कर के प्रभाव में अंतर। एक तो होता है कर भार। कर भार जो कि हमने कई बार पढ़ा कि कर भार क्या होता है,
जो व्यक्ति उस कर के मौद्रिक भार को अंतिम रूप से वहन करता है, मतलब जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से, जो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है अपनी बात, अंतिम रूप से कर की जितनी राशि है उसको वहन करता है या उसके मौद्रिक भार को वहन करता है, वो होता है कर भार। तो कर भार जो है वो केवल उस व्यक्ति से संबंधित है, जिस व्यक्ति को कर का भुगतान करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति के आर्थिक कल्याण में कमी होगी, उसके त्याग करना पड़ेगा, उसके संतुष्टि में कमी आएगी, जो वो केवल उस व्यक्ति से संबंधित है। जिस व्यक्ति पर कर का भार पड़ेगा उसका प्रभाव भी उसी पर आएगा, उसका उस चीज का जो कर लगाने का जो भी प्रभाव होगा उसी व्यक्ति पर होगा। लेकिन जब हम कर के प्रभाव की बात करते हैं तो एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें हम लेते हैं कि कर लगाने से व्यक्ति के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, जिस निवेश के कारण उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्पादन के कारण रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कर प्रभाव के अंतर्गत हम लेते हैं कि जब सरकार कर लगाती है, कर आरोपण करती है, तो उसके कारण क्या होगा, व्यक्तियों की उपभोग में कमी आएगी, उनकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा या लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो उत्पादन कम होगा। तो इस तरह से करों में के लगने से कर का प्रभाव जो है वो अत्यधिक व्यापक होता है, जबकि कर भार जो है केवल एक ही व्यक्ति से संबंधित होता है जिस पर वो पड़ता है। करों के प्रभाव से ये ज्ञात किया जा सकता है कि करों का प्रभाव उपयुक्त है या नहीं, और इसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है। मतलब कर के प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस कर को, जैसे यदि नशीले पदार्थों पर यदि कर लगाती है सरकार तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यदि नशीले पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है तो व्यक्ति उसको कम खरीदेंगे तो उपभोग कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी काम करने की योग्यता और क्षमता बढ़ेगी, तो ज्यादा काम करेंगे, उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो ज्यादा, उनका जीवन स्तर पहले से ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा उनकी कुशलता बढ़ेगी। लेकिन यदि सरकार ऐसी वस्तुओं पर कर लगाती है जो जीवन के लिए उपयोगी या आवश्यक वस्तुएं या अनिवार्य वस्तुएं हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कर का बुरा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा। क्योंकि यदि आवश्यक और अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगाएगी तो व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग कम करेंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी काम करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इससे अर्थव्यवस्था या राष्ट्र के हित में ये नहीं होगा। तो करों के प्रभाव से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कर जो है अच्छा है अर्थव्यवस्था के लिए और कौन सा कर बुरा है, जबकि कर भार में हम ऐसा कुछ भी पता नहीं कर सकते। तो इस तरह से कर भार मौद्रिक भार होता है, जबकि कर प्रभाव में हम बहुत ज्यादा व्यापक पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनको देखते हैं। कर भार का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति पर उसके प्रभाव को देखा जाता है, जबकि कर के प्रभाव का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था। अब करों के प्रभाव से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो कर सरकार ने लगाया है वो उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, और उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हुआ कर भार तथा कर के प्रभाव में अंतर। तो इस तरह से हमने ये लिया कि कर भार क्या है और उसके क्या वर्गीकरण है, कितनी तरह का होता है, कर भार कितने प्रकार का होता है, फिर इसके बाद लिया कि कर भार और एक होता है कर का प्रभाव, इनमें क्या अंतर होता है। तो इस तरह से ये हुआ कर भार के सिद्धांत, कर भार क्या है। थैंक यू।